देखो, सीरीज आरएलसी सर्किट पर आपने अपनी तरफ से एक सोर्स एज्यूम किया, राइट? दिस इज सोर्स वोल्टेज V ऑफ टी, डोमेन वाइज बात कर रहे हैं। यहां एक एलिमेंट R है, अगला एलिमेंट L है और अगला एलिमेंट C है। इस पर सीरीज सर्किट में करंट I ऑफ टी देख सकते हैं हम, और इस पर बनने वाला वोल्टेज VR, इस पर बनने वाला वोल्टेज VL और इस पर बनने वाला वोल्टेज VC। तो अगर हम KVL लगाएं, किरचॉफ वोल्टेज का नियम, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, so I can say VR plus VL plus VC माइनस V ऑफ टी बराबर 0। बोलो कोई इशू? अब VR प्लस VL प्लस VC बराबर V ऑफ टी है। अब एक बात समझना, VR का मतलब होगा I ऑफ टी इंटू आर, VL का मतलब L डी आई बाई डी टी, और I ऑफ टी है करंट। VC का मतलब कैपेसिटर पर वोल्टेज 1/c इंटीग्रल ऑफ I डी टी, बेसिकली I ऑफ टी डी टी बराबर V ऑफ टी। आप इस बात को समझना, मुझे सेकंड ऑर्डर टर्म चाहिए डिफरेंशियल, तो मुझे फर्दर एक बार डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ेगी। राइट? अब एक बात समझो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, डिफरेंशिएट, क्योंकि अपने को करना क्या है स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म हटानी है, डबल ऑर्डर बनाना है, सेकंड ऑर्डर। तो इसका मतलब डिफरेंशिएटिंग देखो, डिफरेंशिएटिंग का मतलब पहले आप समझ रहे हो सब? अगर मैं डिफरेंशिएटिंग की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? हाँ, यस, राइट। मेरा कहने का मतलब ये है, चलो रुक जाओ, इधर रुको रुको रुको, छोड़ो, दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो। आप ये बताओ, क्या ये सब जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर धारा है? मैं आपको दूसरा लॉजिक बताता हूं, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है। बोलो, क्यू के साथ रिलेट करता हूं। अब बताओ, अगर ये डी क्यू बाई डी टी है, तो मैं अगर आपसे ये कहूं डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी है, और दोनों पक्षों में इंटीग्रल ले लूं, टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड। अब जरा देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बराबर इंटीग्रल ऑफ आई डी टी? बोलो, इसका मतलब क्या ये बात सभी समझ पा रहे हैं?
राइट। तो अब देखो जरा, आई ऑफ टी को अपन क्या लिख सकते हैं? क्या आर इंटू डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, प्लस एल डी बाई डी टी। आई ऑफ टी को फर्दर क्या लिख सकते हैं फिर से, डी क्यू बाई डी टी। तो लिखो जरा, तो क्या ये डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/c इंटीग्रल ऑफ आई टी का मतलब पूरा लिख रहा हूं, डी क्यू बाई डी टी इंटू डी टी। तो क्या डी टी कट गया, और बताओ आर डी क्यू बाई डी टी प्लस एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी बराबर वी बाई टी। देखकर बताओ कहीं कोई दिक्कत हो। एक मिनट आप लोग मेरे थोड़ा सामने आओ स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सामने आओ। हाँ, राजरानी यहीं से भी स्टार्ट किया था। जी, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, यहां पर इसको हटा भी सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी से भी काम चल रहा है, राइट। बेसिकली मैं जो बताने जा रहा हूं वो सेकेंड ऑर्डर टर्म है, राइट। यू नीड हियर सेकेंड ऑर्डर टर्म। यस, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? सौरभ क्लियर है यहां तक? राइट, चलिए अब मुझे बताओ सेकेंड ऑर्डर टर्म पर ये बताइए, क्या v ऑफ t को अगर मैं ऐसा लिखूं एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी, तो क्या ये वोल्टेज एनालॉजी हो गई जैसा आप चाहते थे? सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सिंगल, राइट। हो गया कंप्लीट जी। अब देखो, अगर इसी बात को आप मान लीजिए करंट एनालॉजी में समझें, लिखो पैरेलल आरएलसी सर्किट। पैरेलल आरएलसी सर्किट, अब देखो पैरेलल आरएलसी सर्किट में ये मान लो करंट सोर्स है, इसके बाद समांतर क्रम में आर लगा हुआ है, फिर एल लगा हुआ है और फिर सी लगा हुआ है, राइट। तो यहां एक करंट बनेगी आई आर, यहां आई एल, यहां आई सी। अब आप देखो इस नोड पर अगर अपन केसीएल लगाएं तो क्या होगा, आने वाली धारा बराबर बाहर जाने वाली धारा,
राइट। तो अप्लाई करिए केसीएल, और जैसे ही आप केसीएल अप्लाई करते हो, अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल अप्लाई करने पर आई बराबर आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। होप इतनी बात क्लियर है आपको। अच्छा, अब आप ये बताओ, अगर मैं नोड का वोल्टेज वी मान लूं, तो क्या पैरेलल में, समांतर में हर जगह वोल्टेज वी होगा? पैरेलल में एवरीवेयर वोल्टेज वैल्यू इज वी, राइट। समांतर क्रम में हर जगह वोल्टेज वी होगा। तो आई आर का मतलब क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू, आई आर मीन्स वी बाई आर। इंडक्टर पर जब भी आप करंट लिखते हैं तो 1/L इंटीग्रल ऑफ वी डी टी, राइट, प्लस आईसी का मतलब सी डीवी बाई डी टी। एक मिनट, जिनको ये इशू रहता है, देखो वीएल बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स, तो क्या मैं लिख सकता हूं वीएल इंटू डी टी बराबर एल डी आई, या डी आई बराबर 1/L इंटीग्रल ऑफ वीएल डी टी, सॉरी इंटीग्रल नहीं, 1/L वीएल डी टी। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रल ले लो, तो क्या आई बराबर 1/L इंटीग्रल ऑफ वीएल डी टी। यही फार्मूला सीधे लिख दिया है इंडक्टर पर करंट का, राइट। इंडक्टर का वोल्टेज यही होता है ना, एल डी आई बाई डी टी। उससे ये फार्मूला नहीं बन जाएगा? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये वैल्यू, फिर इंटीग्रल, फिर दिस। क्लियर जी। अब देखो, यहां पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, वी वाली। क्या बोल रहा हूं मैं, जरा समझो। अगर आप वोल्टेज की वैल्यू की बात करें, तो क्या वोल्टेज की वैल्यू डी फाई बाई डी टी होती है? वी ईएमएफ का मान, वोल्टेज का मान, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, डी फाई बाई डी टी। इस मान को अगर ऊपर रख दें तो देखो क्या आएगा, आई बराबर 1/R डी फाई बाई डी टी प्लस 1/L इंटीग्रल ऑफ डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी प्लस सी डी बाई डी टी, और वी का मतलब डी फाई बाई डी टी। अब खुद देखिए, आई बराबर 1/R डी फाई बाई डी टी प्लस डी टी कैंसिल, 5/L इंटीग्रल ऑफ डी फाई मतलब 5 प्लस सी डी टू फाई बाई डी टी स्क्वायर। अब आप चेक करो, क्या आई बराबर सी डी टू फाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/R डी फाई बाई डी टी प्लस 5/L बन गया। यस ज्ञान प्रभा, इसमें क्लियरिटी है, राइट। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। वोल्टेज बराबर डी फाई बाई डी टी वाला लॉजिक लगा दिया आपने यहां। क्लियर?
राइट। अब आप मेरी कल वाली बातों पर वापस आओ। चलो स्क्रीन पर देखते हुए बोलना, क्या अपने पास सबसे पहला सिस्टम फोर्स सिस्टम था? राइट। फोर्स सिस्टम पर जी सभी लोग बताना, F बराबर m d2x/dt² आया था क्या? प्लस d dx/dt प्लस k इंटू एक्स। बात वैलिड है? सेकेंड अपन फोर्स सिस्टम के बाद गए थे सॉरी टॉर्क सिस्टम पर। टॉर्क सिस्टम में शायद इक्वेशन ऐसी आई थी, T बराबर क्या आया था, J मोमेंट ऑफ इनर्शिया, J d2θ/dt² आया होगा, प्लस अगेन d dθ/dt आया था, प्लस k इंटू थीटा आया था। राइट। ये टॉर्क सिस्टम इक्वेशन थी। सीरीज सर्किट को वोल्टेज एनालॉजी कहते हैं, वोल्टेज सिस्टम या वोल्टेज एनालॉजी। वोल्टेज एनालॉजी अभी क्या सॉल्व होकर आई, V बराबर L, इससे पहले वाला वोल्टेज बराबर सॉरी वोल्टेज का मान किसके बराबर है स्टूडेंट्स? वोल्टेज बराबर L d2q/dt² प्लस R dq/dt प्लस q/c। आप अगर इक्वेशन को कंपेयर करें, अच्छा इससे कोई कंफ्यूज मत होना कि सर आपने यहां पर टाइम क्यों लिया है। जस्ट मैंने इसलिए लिया है कहीं कोई ट्रांजिएंट की तरह इसको डीसी सप्लाई ना समझकर इंडक्टर को शॉर्ट और कैपेसिटर को ओपन कर दे, इसलिए मैंने वी ऑफ टी टाइम डोमेन दिखा दिया था। राइट। किसी डोमेन पर बात कर रहे हैं, फाइन। वी ऑफ टी कोई स्पेशल इनपुट सिग्नल है, फाइन है जी। अब देखो तो वी थर्ड कितना आया, क्या आया था, एल सॉरी एल d2q/dt² प्लस फिर क्या था R, कहां गया, R dq/dt, R dq/dt प्लस q/c, ये आया था। और पैरेलल सर्किट को करंट सोर्स एनालॉजी भी कहते हैं, तो इसका मतलब नेक्स्ट बना करंट एनालॉजी। करंट एनालॉजी, करंट एनालॉजी में I बराबर C d2q/dt² प्लस 1/r, नॉट d2q, d2 C d2/dt² प्लस 1/r d5/dt प्लस 5/l। चेक कर लीजिए एक बार सभी लोग, देखो क्या ये चारों एनालॉजी इक्वेशन सही है? मैं आपस में इनका ट्रांसफॉर्मेशन अभी जस्ट दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, कैसे डायरेक्ट लिखेंगे आप, कैसे एक दूसरे को चेंज करते हैं। यहां नई बात आपके लिए ये थी, यहां आई की जगह आपने dq/dt पुट किया है। यहां नई बात ये थी, वोल्टेज की जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d5/dt पुट किया है। राइट। ये लिख लीजिए चारों एक बार, फिर मिक्सिंग करते हैं इनकी।
राइट, हो गया आपका? शायद लिख चुके हैं सभी लोग। अच्छा, जैसे मैं आपसे ऐसे ही बोलूं कि अपन जा रहे हैं, देखो, फोर्स से टॉर्क पर और टॉर्क से वोल्टेज पर और वोल्टेज से करंट पर, तो क्या आपके पास 4 एनालॉजी हो गई? राइट। एग्जामिनर आपसे बोलता है कि एनालॉजी को डिफाइन करें, तो एनालॉजी में 4 तरह की एनालॉजी अभी तक मेरे सामने आ रही है। फोर्स की किससे? टॉर्क के साथ। वोल्टेज की किसके साथ? करंट के साथ। उल्टा सोचो, फोर्स की वोल्टेज के साथ, फोर्स की करंट के साथ। इसी तरह टॉर्क की वोल्टेज के साथ, टॉर्क की करंट के साथ। इसी तरह वोल्टेज की करंट के साथ, वोल्टेज की टॉर्क के साथ, वोल्टेज की फोर्स के साथ। कोई भी एनालॉजी आपस में रिलेट हो सकती है। राइट। एक मिनट, आरएलसी सर्किट का फिगर, आरएलसी सीरीज ही बनाया था स्टूडेंट्स, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। लाइक दिस सीरीज आरएलसी। मैं भी आपको एक मेथड बताऊंगा, नोड मेथड, जहां से एनालॉजी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। राइट, अभी थोड़ा सा टिपिकल रहता है स्टार्टिंग में। आफ्टर वन बिट यू विल एंजॉय कि हाँ सर ये बहुत आसान है। जस्ट ज्ञान प्रभा हटा दें अब। ठीक है, देखिए, एक मिनट, सॉरी, हम लोग एनालॉजी में थे, तो रिलेट करो जरा स्टूडेंट सभी लोग मुझे। क्या अपन बोल सकते हैं कि एफ टॉर्क से एनालाइज एनालॉजी पे आ रहा है, टॉर्क वोल्टेज और ये करंट। तो मैं अगर ऐसा लिख दूं, एफ, यहां टॉर्क, यहां वी और यहां आई, कोई दिक्कत? अगला रिलेट करो जरा, क्या इसमें जो इनर्सिया कंपोनेंट है टॉर्क वाले में, एक मिनट, फोर्स कहां गया, दिस वन, यहां जो मास है, क्या वही इनर्सिया से रिलेट होगा? क्या वही एल से रिलेट होगा? क्या वही सी से रिलेट होगा? देखो, सबकी सेकेंड ऑर्डर टर्म के पहले का कोफिशिएंट एम है, जे है, एल है, सी है। तो कैन आई से मास जे एल सी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि नॉर्मल मैकेनिकल सिस्टम में, जो ट्रांसलेशनल सिस्टम है, उसमें एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? तो वो एनर्जी स्टोर होती है मास में। पूछा जाता है सर्किट पर वोल्टेज एनालॉजी में एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? इंडक्टर में। और जब पूछा जाता है करंट एनालॉजी में एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, तो हम कैपेसिटर की बात करते हैं। राइट। कैपेसिटर के केस में अपने पास करंट लीड करता है, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है। राइट। और ये जो जे लिखा है, इसे मोमेंट ऑफ इनर्सिया कहते हैं। आपको याद होगा, जैसे कोई व्हील है, पहिया है, राइट, तो अगर व्हील की बात करें तो व्हील का भी तो अपना इनर्सिया होगा स्टूडेंट्स। अगर वो चल रहा है तो उसका भी अपना मास सिस्टम काम कर रहा होगा। और व्हील के चलने को हम इनर्सिया, एक एक्सिस के अराउंड मूवमेंट की बात करते हैं, तो इसे कहते हैं इनर्सिया। राइट। तो कभी आपसे कोई पूछे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मास इज रिलेटेड टू जे, इज रिलेटेड टू एल, रिलेटेड टू सी। राइट। आपस में ये एनालॉजी कई बार पूछी जाती है, एम जे एल सी। और फोर्स टू टॉर्क, टॉर्क टू वोल्टेज, वोल्टेज टू करंट। जी, अब इनको और रिलेट करिए। क्या स्टूडेंट्स यहां पर इसका डैम्पर, इसका डैम्पर, इसका आर और इसका 1/r आपस में रिलेट हो रहे? यहां जो बात डैम्पर में है, डैम्पर कोफिशिएंट डैम्पिंग का, यहां पर फ्रिक्शन किससे? रेजिस्टेंस से। यहां लिखते समय वो 1/r हो जाता है। तो न्यूमेरिक टर्म्स पर इधर ध्यान दो। जैसे अगर आपसे कोई बोले, सॉरी, जैसे यहां कोई आपसे बोले कि बात हो रही है डैम्पर कोफिशिएंट, डैम्पर कोफिशिएंट, स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में डी की जगह बी मिल जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद टर्म आ रही थी आर, यहां वही टर्म 1/r में कन्वर्ट हो रही है। राइट।
तो रेजिस्टेंस फ्रिक्शन देता है, बट सीरीज की जगह जब वो पैरेलल लगता है तो फ्रिक्शन 1/r के साथ देता है। फ्रिक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को चलने में कठिनाई। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को चलने में, ये इलेक्ट्रॉन नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इट विल क्रिएट फ्रिक्शन, राइट। तो रेजिस्टेंस फ्रिक्शन देता है, बट रेजिस्टेंस नहीं होता कुछ स्टूडेंट्स, रजिस्टर होता है। रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, राइट, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो हम उस आर को लिख रहे हैं, लिखते समय पैरेलल में आर किस फॉर्म में बदल जाता है, 1/r। याद करो, सीरीज सर्किट में जो इफेक्ट वोल्टेज का, पैरेलल सर्किट में वही इफेक्ट करंट का, राइट। इसी तरह अगला पहुंचो, यहां स्प्रिंग एलिमेंट के, यहां स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब देखो के साथ क्या स्टूडेंट्स यहां आपको लग रहा है, इधर देखना, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो क्या अपने पास के साथ 1/c रिलेट हो रहा है? क्या के साथ यहां 1/l रिलेट हो रहा है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, के नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड के क्या था, 1/c और 1/l। देखो स्टूडेंट्स, हाँ, जिन लोगों को डाउट बनता है, जैसे अपन यहां देखें तो x के अलावा k है, और देखो आप x हर जगह है, x d2x, यहाँ थीटा है तो यहाँ d थीटा बाई डी टी, d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ q है तो यहाँ dq बाई डी टी, d2q बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ फाई है तो d फाई बाई डी टी, d2 फाई बाई डी टी स्क्वायर। बचा क्या यहाँ, यहाँ बचा x के अलावा k, यहाँ थीटा के अलावा k, यहाँ q के अलावा 1/c, यहाँ क्या बचा 1/l। तो इसको हम बोल सकते हैं 1/l 1/c। तो मुझे लगता है इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए कि ये मैंने कैसे लिखा। स्प्रिंग कांस्टेंट के, यहाँ भी स्प्रिंग कांस्टेंट के, टॉर्सनल स्प्रिंग है वैसे, यहाँ 1/c बनेगा वोल्टेज वाले में, और यहाँ 1/l बनेगा आपस में एनालॉजी में, राइट। इसके बाद अब देखो, जो बात यहाँ आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वही बात यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वही बात यहाँ q के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और वही बात यहाँ फाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो बताओ आप, x थीटा q और फाई, एक टर्म और लिख सकते हो आप, x थीटा q और फाई। ये भी एक एनालॉजी हुई। एक एनालॉजी और बनती है, जैसे अगर मैं इसको रिलेट कर पाऊं, सभी लोग बताना जरा, dx बाई डी टी को वेलोसिटी कहते हैं क्या? और डी थीटा बाई डी टी को भी वेलोसिटी कहते हैं, बट ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये नॉर्मल वेलोसिटी v है। ऐसे ही आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं dq बाई dt। ऐसे ही डी फाई बाई डी टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ईएमएफ या वोल्टेज कहते हैं, राइट। अब आप रिलेट करना जरा मैं क्या बोल रहा हूं। पहले वाले में टर्म आई थी dx बाई डी टी, इसको लिखते हैं नॉर्मल वेलोसिटी। अगले में टर्म आई थी डी थीटा बाई डी टी, इसको लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अगले में टर्म आई थी डी क्यू बाई डी टी, इसे कहते हैं करंट। अगले में टर्म आई थी डी फाई बाई डी टी, डी फाई, तो डी फाई बाई डी टी का मतलब वोल्टेज। एक बार चेक कर लो कहीं किसी कोई इशू तो नहीं। अब आप समझ रहे होंगे ये टेबल डायरेक्ट बनवाना बहुत डेंजरस है। अगर आपको ये चारों चीजें पता है तो टेबल बनाना आसान है, राइट। इस टेबल से बचने के लिए स्टूडेंट जनरली हम लोग इस टॉपिक को मतलब कम कोशिश करते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें। समझ पा रहे हो, बेसिक 4 इक्वेशन थी, उन 4 इक्वेशन को ड्रा कर लिया, समझ लिया, तो ये इक्वेशंस बन गई। क्लियर जी। दिस इज कॉल्ड फोर्स टॉर्क वोल्टेज करंट एनालॉजी, और इसी से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं। अगला, अब चीजों को रिलेट कैसे किया जाए। अब तक मेरी बात समझ गए सभी? ये समझ में आ रहा है कैसे कैसे बनाया है?
ऊपर वाली चारों इक्वेशन से। संजय क्लियर है? ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक मेथड बताता हूं सिंपल सा। इस मेथड से आप एनालॉजी खींचना बहुत अच्छे से सीखोगे। देखो, जैसे बोला जाए, हेडिंग डालिए नोडल मेथड। एक मिनट, ये लिख लिया ना सबने? मूव करें आगे। संजय ओवर। देखो, अब अगर मैं बात करूं तो अपने पास मेथड है नोडल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग nodal method for obtaining differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन मैं चारों चीजें आपको अब सिखा दूंगा एक क्वेश्चन से। ऑब्टेनिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर मैकेनिकल सिस्टम। मान लो कोई मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है, फॉर मैकेनिकल सिस्टम, राइट। इसमें सबसे पहला स्टेप लिखना है, स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले हमें पहचानना है आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स। राजरानी पढ़ाई में दिमाग लगाओ। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स का मतलब क्या है आपके लिए? आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स है, और इसी में नीचे लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ नोड्स मतलब है नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। कितने डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं? बहुत अच्छा लॉजिक आएगा स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से सॉल्व कर सॉल्यूशन बना दिया इसका। लोग इसको मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं, मैंने इसको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पर ट्रांसलेट कर दिया है, और अभी आप खुद देखोगे कि ये आसान है या नहीं। सबसे पहले क्या पहचानोगे किसी भी परिपथ में? आइडेंटिफाई नोड, और नोड के बाद नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। नंबर ऑफ नोड्स को ही क्या कहते हैं? नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकंड, दूसरा पॉइंट, हमेशा टेक वन रेफरेंस नोड। देखो, अगर आपको याद हो तो ग्राउंड हम लोग कोई एक ही ले सकते हैं। मतलब नॉर्मल जो नोडल एनालिसिस होती थी उसमें प्रिंसिपल नोड एनालाइज करते थे आप, और किसी एक नोड को ग्राउंड ले लेते थे। तो यहां पर भी मैं यही लिखवा रहा हूं, आप लिख सकते हैं टेक वन रेफरेंस नोड। टेक वन रेफरेंस नोड which is independent of main node, which is independent of main node, जो कि मेन नोड से स्वतंत्र है। which is independent of main node, ब्रैकेट में this is additional node, this is additional node। हमें सर्किट बनाने के लिए एक एडिशनल नोड लेना पड़ेगा, राइट? तभी हम लोग सर्किट बना पाएंगे, जिसको रेफरेंस कहते हैं, ग्राउंड कहते हैं। अभी बताऊंगा, पहले लिख लो इसको। थर्ड लिखो, द मास एंड इनर्शिया एलिमेंट्स। The mass and inertia elements. The mass and inertia elements are connected between the mass and inertia elements are connected between
मेन नोड and main node and reference node. Full stop. Irrespective of their position and placement. Irrespective of their position and placement. याद रखना हमेशा मास अथवा इनर्शिया एलिमेंट्स कहां लगते हैं स्टूडेंट्स, मेन नोड और रेफरेंस नोड के बीच में, ये फिक्स है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगला नेक्स्ट, अगर बोला जाए स्प्रिंग के बारे में, डैम्पर के बारे में, तो स्प्रिंग और डैम्पर कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसा दिया होगा क्वेश्चन में। स्प्रिंग एंड डैम्पर, स्प्रिंग एंड डैम्पर एलिमेंट्स are connected, spring and damper elements are connected between main node and reference node, between main node and reference node according to their position, yeah, depends on their position, depends on their position। ये पोजीशन पर निर्भर करता है कहां लगे हुए हैं। लास्ट पॉइंट, द ड्राइविंग, ड्राइविंग मीन्स जो सर्किट में फोर्स लगा हुआ अथवा टॉर्क लगा हुआ, ड्राइविंग फोर्स आर टॉर्क connected at appropriate मेन नोड, जहां मेन नोड पर वो कनेक्ट होगा। अब ये पांचों पॉइंट मैं आपको समझाता हूं एक बेसिक न्यूमेरिकल की मदद से, बस आप यहां तक लिख दो। हो गया सभी का क्या? स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब स्टार्ट करता हूं मैं। ड्रा द नोड डायग्राम, ड्रा द नोड डायग्राम and write the differential equation, write the differential equation। अब यहां पर ये एक आपको सर्किट दिया हुआ था, सॉरी डायग्राम, ये कोई रेफरेंस है, इस रेफरेंस के साथ दो एलिमेंट कनेक्ट हैं, एक स्प्रिंग है जिसका कोफिशिएंट K1 है, डैम्पर के कोफिशिएंट को आपको पता है D कहते हैं, ये डैम्पर है, तो ये दोनों एक मास एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है।
एक सिस्टम है जिसका मास m1 है, राइट। डैम्पर का कोफिशिएंट है d1, मास m1 से रिप्रेजेंट है। इसके बाद नीचे एक स्प्रिंग और लगी हुई है जिसका कोफिशिएंट k2 है, और स्प्रिंग के इस एंड पर एक फोर्स लगाया जा रहा है। स्प्रिंग का ये वाला जो एंड है ये चलता है डिस्टेंस x2। कितना डिस्टेंस? x2। जब ये चलता है तो पहले वाला एंड भी, यहां जहां मास कनेक्ट है, ये भी चलता है x1 दूरी। तो दो डिस्प्लेसमेंट टोटल है इसमें, बना लीजिए इसको। अब स्टार्ट करते हैं। बना लिया जी? बताइए, देखो हो क्या रहा है स्टूडेंट्स। इधर देखो, एक डैम्पर लगा है, एक स्प्रिंग लगा है, इसके साथ एक मास सिस्टम बंधा हुआ है, फिर नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई है, और इस स्प्रिंग पर एक फोर्स लगा रहे हो आप। जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो ये नीचे खींचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? x2। जब ये खींचेगा तो ये मास सिस्टम भी कनेक्ट है ना, ये मास सिस्टम वाला एलिमेंट कितना खींचेगा? x1। तो क्या दो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट? दो, राइट। तो वी कैन से नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। फर्स्ट, मैंने आपसे कहा था कभी किसी सिस्टम का, किसी मैकेनिकल सिस्टम का अगर आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड प्राप्त करने के लिए पहले पता करिए नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स क्या टू हैं? x1 एंड x2। तो देयर आर टू नॉर्मल नोड्स। एक एडिशनल नोड ग्राउंड लेना पड़ेगा, अभी है नहीं। दो तो मेन नोड हो गए, इस मेन नोड में एक एक्स्ट्रा नोड अपने को और ऐड करना पड़ेगा, जिसे मैंने कहा टेक वन रेफरेंस नोड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेन नोड। जो दो मुख्य नोड आए हैं, दो दूरियां आई हैं, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा नोड और लेना पड़ेगा। क्या दूसरी बात भी समझ पा रहे हैं? पहले नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने थे? दो। तो नोड्स कितने हो गए? दो। एक नया नोड अपनी तरफ से लीजिए, एक वन रेफरेंस नोड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेन नोड, तो इसी के साथ लिखा है ये एक एडिशनल नोड है, अपनी तरफ से जोड़ा गया नोड, राइट। इसका मतलब देखो, यहां पर जैसे मैं बोलूं, एक मिनट बेटर होगा, पहले मैं ऐसा लिख दूं, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2। तो एक्चुअल में मेन नोड कितने हैं? 2। आंटी है हम लोग? हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट में आया। आंटी अभी आएंगे हमारे यहाँ, हम लोग लगा देंगे। जी जी, आप लोग भी बंद कर लीजिए। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2। अगला, टेक वन एडिशनल नोड, टेक वन एडिशनल नोड।
एक नोड आपको एडिशनल भी लेना होगा। जब आप एक एडिशनल नोड लेंगे तो इसी एडिशनल नोड को मैं कह रहा हूं ग्राउंड नोड या रेफरेंस नोड। ग्राउंड नोड और रेफरेंस नोड, ठीक है। इन दोनों स्टेप में शायद कोई इशू नहीं होना चाहिए। फाइन, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। तो ये एक नोड हो गया x1, एक नोड हो गया x2, दो जी x1 और x2। फाइन, ये दोनों मेन नोड हो गए और नीचे एक हम लोगों ने रेफरेंस नोड मान लिया। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस नोड, दिस इज रेफरेंस नोड, राइट। सॉरी, एक नोड x1 है, एक नोड x2 है, नीचे एक अपनी तरफ से हमने एक रेफरेंस नोड ले लिया, राइट। चलो रेफरेंस नोड को लंबा खींच दो, कोई इशू नहीं, ऐसे लाइन दिखा दो। अब बताओ आप मुझे एक एक करके, सबसे पहले फोर्स कहां लग रहा है स्टूडेंट्स, मतलब इस पूरे सिस्टम को चलाने वाला एलिमेंट कौन सा है। फोर्स है, फोर्स एक लग रहा है या दो लग रहे हैं, केवल सिंगल फोर्स है। ये सिंगल फोर्स किस नोड के साथ कनेक्ट है, x2 या x1। आप देखो एक्चुअल में इसका कनेक्शन है x2 के साथ, राइट। और एक बात और सोचो, हमेशा सबसे लास्ट में मैंने लिखवाया है ना, द ड्राइविंग फोर्स आर टॉर्क, या तो हम बल बोलें या तो बलाघूर्ण बोलें। ड्राइविंग फोर्स अथवा टॉर्क कहां कनेक्ट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट मेन नोड पर। कहां कनेक्ट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट मेन नोड पर। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है, क्या ये फोर्स x2 नोड के साथ होगा। और अब आप बताओ, फोर्स जब x2 नोड के साथ होगा तो ये x2 नोड के साथ रेफरेंस के साथ कनेक्ट होगा। फोर्स शुड बी कनेक्टेड एप्रोप्रिएटली मेन नोड, ये मान लो फोर्स है। और किसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा इसको, मेन कौन सा नोड के साथ कनेक्ट था, x2 के साथ। बाकी कुछ नहीं दिया और किसके साथ, तो रेफरेंस। क्लियर। तो किस नोड के साथ कनेक्ट है, ये मेन नोड x2। और मैंने किया क्या, x2 की तरफ ही इसकी डायरेक्शन ले ली, राइट। अब और कौन सा एलिमेंट है, देखो जरा, केवल एलिमेंट्स को देखना। तो क्या पता चल रहा है, इधर देखो, इधर 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 इधर, फिर लिख लेना, मना नहीं कर रहा। क्या x1 और x2 के बीच में, आप देखिए सभी, x1 और x2 के बीच में k2 लगा है, बोलो। x2 और x1 के बीच में ही तो k2 लगा है। तो क्या k2 x1 और x2 के बीच में है, क्लियर। दूसरा, अब देखो स्टूडेंट्स क्या क्या कवर हो गए, देखो फोर्स कवर, k2 कवर। अब बताओ मास एलिमेंट किस किस के बीच में कनेक्ट होता है, रूल समझना। मैंने शायद एक रूल बताया था, मास और इनर्सिया ये फिक्स हैं, कहां कनेक्ट होते हैं, मेन नोड और रेफरेंस नोड। तो याद रखिएगा, मास हमेशा रेफरेंस और मेन नोड से कनेक्ट होता है। फोर्स भी यही कहानी है, मेन और रेफरेंस। तो मास है यहां पर या इनर्सिया है, मास है, तो किसके, इससे मतलब नहीं है किसके बीच में लगा है, मतलब किससे है, मास या इनर्सिया हमेशा कहां कनेक्ट होगा, मेन नोड अथवा रेफरेंस नोड। तो बताओ m2, सॉरी m2 नहीं, m1, m1 किसके किसके साथ होना चाहिए, किस वेक्टर के, सॉरी किस डिस्टेंस के साथ, x1 के साथ कनेक्ट होना चाहिए, या x2, केवल x1 और रेफरेंस। तो आपके पास ये आ गया, बोलिए, ये रहा मास, x1 नोड मेन नोड और ये ग्राउंड। अगला मास के बाद नेक्स्ट चलो आप स्प्रिंग पर। अब बताओ K1 किसके किसके बीच में कनेक्ट है स्टूडेंट्स, क्या K1 x1 डिस्टेंस और ये रेफरेंस है, बोलो x1 और ये रेफरेंस।
क्लियर है? तो K1 किसके किसके बीच में है? K1 लाइक दिस है। अच्छा, K1 के बाद डैम्पर देखो जरा, डैम्पर किसके किसके बीच में? डैम्पर X1 और रेफरेंस नोड, ये पूरा रेफरेंस है, तो डैम्पर भी एक है X1 और रेफरेंस के बीच में। और बनाते समय कोई टेंशन नहीं, जो समझ में आए बना दो। ये रहा डैम्पर। दिस इज डैम्पर। और भी कुछ बचा क्या, देखना जरा, एक बार सब लोग देख लो, कहीं कुछ बचा हो तो बताओ। अरे बिल्कुल इसको हटा दिया, लो यहां तक था, नीचे कहीं तक खींचो, कोई इशू नहीं। बताओ डायग्राम में कहीं किसी को कोई इशू? 4 हमेशा मेन नोड की तरफ लगाया जाता है स्टूडेंट्स, 4 अप्लाइड टुवर्ड्स मेन नोड, राइट? हो गया कंप्लीट, राइट? चलो अब सीधे क्वेश्चन लिखो, बताओ जरा। हाँ, नोडल लगाने का तरीका क्या था स्टूडेंट्स? मैं जिस मेथड को बताता था आपको, एक दिस करंट, एक दिस करंट, एक दिस करंट, एक दिस करंट। अब इस समय करंट की जगह फोर्स है, ऐसे ही बोलता था ना मैं, आउट गोइंग आउट गोइंग आउट गोइंग आउट गोइंग, अगर आपको याद हो। अरे ये तो याद होगा स्टूडेंट्स, खूब पढ़ाया है, राइट? चलो, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, 4 आउटवर्ड फोर्स हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको एफ डी लिख लेते हैं, पहले वाले फोर्स को, कोई दिक्कत? इस पहले वाले फोर्स को एफ डी, या एक मिनट, अप्लाई केसीएल एट नोड 1, पहले ऐसा लिखो, अप्लाई केसीएल एट नोड 1। नोड 1 पर आप केसीएल लगाओ। तो जब नोड 1 पर आप केसीएल लगाओगे, अरे वाह, 6 मंथ। मुझे कई बार समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स, आप लोग कॉम्प्लीमेंट देते हो, कमेंट देते हो। चलो, अप्लाई केसीएल एट नोड 1। नोड 1 पर, सॉरी, नोड 1 पर 4 ब्रांच कनेक्ट हैं, राइट? ये फर्स्ट ब्रांच, ये सेकंड ब्रांच, और ये थर्ड ब्रांच, और ये चौथी ब्रांच। हमेशा जो भी इक्वेशन लिखोगे, एक नोड से अगले नोड के बीच में लिखोगे, राइट? एक नोड से अगले नोड के बीच में, अगले नोड के बीच में, अगले नोड के बीच में। चलो, आप ये बताओ, क्या आप कह सकते हो डैम्पर पर फोर्स एफ डी लग रहा है, स्प्रिंग पर फोर्स एफ के वन लग रहा है, मास पर फोर्स एफ एम लग रहा है, प्लस K2 पर फिर फोर्स FK2 लग रहा है, सभी फोर्सेस का सम बराबर 0। आदित्य ये क्लियर है? डैम्पर वाले को FD, स्प्रिंग वाले को FK1, मास वाले को FM, एंड दिस इज FK2, राइट? यस संजय, फाइन, क्लियर है सभी को? चलिए, डैम्पर पर जो फोर्स लगता है, क्या डैम्पर का फोर्स D dx by dt होता है? बोलो, डैम्पर पर फोर्स D dx by dt होता है ना? तो बताओ एफ डी क्या लिखे आप? एक मिनट, एफ डी का मतलब कैपिटल डी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स। बताओ एक्स कौन सा होगा? क्या डैम्पर पर डिस्टेंस x1 से लेकर 0 है? तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ब्रैकेट में x1 माइनस 0। समझ गए सभी? प्लस एफ के वन बताओ किसके किसके बीच में?
नोड x1 और 0 के बीच में। तो इसका मतलब स्प्रिंग पर बनने वाला फोर्स होता है kx, तो k1 इंटू x1 माइनस 0। अब बताओ मास एलिमेंट पर, मास किसके किसके बीच में लगा है, x1 और 0। तो मास एलिमेंट पर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m d2 वाला बनता है इसमें dt स्क्वायर, और ब्रैकेट में x1 माइनस 0। फिर इसके बाद एक फोर्स, जी इसका बताएं। यस, बताओ संजय, अदिति, पिंकी, हाँ बोलिए। ज्ञान प्रभा, श्रुति, कोमल, निधि, सौरभ, ममता, बोलते जाइए। ये वाला फोर्स जो लगेगा वो इस नोड से x2 के बीच में लगेगा, ये दोनों मेन नोड हैं। तो x1 माइनस x2। आप x1 से x2 जा रहे हैं या x2 से x1 जा रहे हैं? डायरेक्शन दिस है, x1 से x2। फाइन, यस, गुड, वेरी गुड। इसका मतलब पिंकी स्प्रिंग है, dt बाई dx, dx बाई dt कहां आ गया, kx ओनली। इसका मतलब Fk2 मीन्स K2 x1 माइनस x2। अच्छा, सबको ये समझ में आ रहा है x1 से x2 ही क्यों घटा रहे हैं? अपन चल कहां से रहे, नोड 1 से, और कहां पहुंच रहे हैं, नोड 2। इससे इस पर जाने का मतलब x1 माइनस x2। क्लियर? अब देख लो इक्वेशन 1 में किसी को दिक्कत हो, यही पूछा जाता है कि नोड 1 की इक्वेशन बताओ, बताओ कहां दिक्कत है इसमें, राइट? अब जरा नोड 2 की इक्वेशन देखो, ये रहा नोड 2। इस पर कितने फोर्स हैं, एक फोर्स ये मान लो, एक फोर्स ये मान लो, राइट? तो अप्लाई केसीएल एट नोड 2। अप्लाई केसीएल एट नोड सेकंड। अब बताओ नोड सेकंड पर क्या होगा? जी, एक फोर्स आपने बाहर माना और एक फोर्स यहां माना। तो अपन इस फोर्स को देखो, इधर मैं लिख इधर रहा हूं, बट फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अंदर। तो माइनस एफ लिख दूं? आप ऐसे लिख रहे हो, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो माइनस एफ प्लस, अच्छा इधर वाला फोर्स स्प्रिंग पर है, तो स्प्रिंग का फोर्स के इंटू एक्स होता है, पहले एफ के टू लिख देता हूं, प्लस फोर्स स्प्रिंग वाला के टू बराबर 0। तो माइनस एफ को पक्षांतर कर दो, तो एफ बराबर एफ के टू, और एफ बराबर एफ के टू मीन्स के टू इंटू, इस बार आप किससे किसको घटाएंगे, देख लो। इस बार यहां से यहां जा रहे हो, तो x2 से x1 का अंतर। एक बार देख लो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, बस दो ही फोर्स बन रहे थे। हो गया कंप्लीट? अब जो चाहो इसका बना सकते हो, इलेक्ट्रिकल भी बना सकते हो इसका नेटवर्क, ठीक है? अगर आप चाहो तो इसका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क भी बना सकते हो, वैल्यू को रिप्लेस कर दो बस, वैल्यू रिप्लेस कर दोगे तो बच जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसका आप लोग नोडल डायग्राम बनाओ। नोडल डायग्राम बनाने में कोई इश्यू तो नहीं? क्लियर है? देखो स्टूडेंट्स, अलग अलग इस पर इक्वेशन लिखने में आपको हो सकता है कि गलती कर जाओ। एफ बराबर एफ के टू था, यहां जो फोर्स लग रहे थे, एक वो यहां लग रहा था, एक मास का लग रहा था, एक इसका लग रहा था, एक इसका लग रहा था। चार फोर्स थे, एक दो तीन चार। तो कहीं आपसे गलती ना हो इसलिए मैंने नोडल डायग्राम सिखाया आपको, ये आसान है। नहीं 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 नहीं, ये मेथड कहीं नहीं, खुद बनाया हुआ मेथड है, कभी फेल नहीं होगा।
किरचाफ जा चुके हैं, लेकिन किरचाफ के बाद नए किरचाफ ही मानो आप अपने लिए, संभावना है ही नहीं। जो बना दिया वो यूनिवर्सल। एक मिनट, सॉरी, x2 माइनस x1 आया होगा। चलो, कैमरे पर कॉपी रखना आप लोग, इसका नोडल डायग्राम बनाकर लिखो तुरंत। ड्रा द इक्विवेलेंट। देखो श्रुति, स्टार्ट हुआ ना, फिर से बता दीजिए नोडल। अभी कॉपी नहीं मांगता तो फिर से नहीं पूछते आप, मैं बता रहा हूं। ये सारे ज्ञान की बातें तभी आती हैं जब पूछा जाए कुछ, उससे पहले सब क्लियर। सुनिए, इधर राजरानी बोर्ड पर रहना, यहां पर आपको नोड डायग्राम बनाना था, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिखनी थी। ये एक रेफरेंस लाइन है जिससे स्प्रिंग बंधी है, डैम्पर बंधा है, मास फिक्स है, राइट। फिर एक स्प्रिंग बंधी हुई है नीचे जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, आपको देखना है कितने डिस्प्लेसमेंट हैं, कहां कहां चल रहे हैं। तो मास एलिमेंट x1 दूरी चल रहा है और नीचे वाला k2 x2 दूरी चल रहा है। तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं नंबर ऑफ नोड्स। कितने नोड्स? दो, x1 और x2। एक एक्स्ट्रा नोड आप अपनी तरफ से लेंगे जिसे कहते हैं रेफरेंस नोड। तो मैंने ये दो नोड लिए, x1 x2। मेन नोड को ऊपर लेते हैं, रेफरेंस नोड को नीचे लेते हैं, राइट। अगला, अब आप देखो K1 D1 कहां लगे हैं। तो K1 x1 के साथ लगा, ये पूरा x1 है, x1 डिस्टेंस। तो K1 स्प्रिंग x1 के साथ लगी है और यहां 0 के साथ लगी है। तो आपने K1 स्प्रिंग किसके किसके साथ लगा दी? नोड x1 और 0। इसी तरह डैम्पर किसके किसके बीच में? 0 और x1। तो आपने डैम्पर 0 और x1 के बीच में लगा दिया, x1 मेन नोड, ये 0 नोड। फिर मास सिस्टम, बस एक नियम है, मास सिस्टम हमेशा कहां लगेगा? जिस डिस्प्लेसमेंट के साथ लगा हो और रेफरेंस। मास लगा कहीं भी हो, मास का आपसे मतलब क्या है? मेन नोड और रेफरेंस नोड। मास हमेशा मेन नोड और रेफरेंस नोड के बीच में। तो मेन नोड x1 था जिसके साथ ये कनेक्ट था, और प्लस रेफरेंस नीचे। अगला, अब क्या बचा? K2। K2 किसके किसके बीच में? x1 और x2 के बीच में। तो ये नोड x1 था, ये x2 था, तो इनके बीच में K2 आ गया। फिर लास्ट में एक फोर्स था। तो फोर्स हमेशा नोड की तरफ बनाया जाता है, फोर्स हमेशा नोड की तरफ बनाया जाता है, जो मेन नोड होता है। तो फोर्स किस पर लग रहा है? x2 पर। तो x2 की तरफ इंडिकेट करते हुए एक फोर्स बना दिया। क्लियर? बाकी स्टूडेंट्स 1 2 3 4, चार जगह बाहर की तरफ फोर्स मान के 0 कर दीजिए। डैम्पर के फोर्स को d dx by dt लिखने की कोशिश करिए, स्प्रिंग के फोर्स को kx लिखने की कोशिश करिए, मास वाले को m d2x अपॉन dt स्क्वायर लिखिए, राइट। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हैबिट डालने वाली बात है, धीमे धीमे हैबिट में आएगा। एक बार में आप सोचें सारी इक्वेशन याद हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। 2-4 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। चलिए, ड्रा द, बाकी ट्राई करना, कोई ऐसा नहीं फर्स्ट में सही हो। ड्रा द इक्विवेलेंट, ड्रा द इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम, इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम of the given system, of the given system, and also write differential equation. Also obtain force voltage and force current analogy. Second part है, also obtain force voltage and force
करंट एनालॉजी, ये आपको बताना है। तो देखो आपके पास डायग्राम क्या दिया हुआ है, लिख लिया क्वेश्चन सबने? चलो, आप लोगों को मेन अभी ना वो वाला डायग्राम बनाना है नोडल। मैं ये जानना चाहता हूँ आप सीखे या नहीं। ये रही रेफरेंस लाइन, और ये डैम्पर कोफिशिएंट D1 है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K है। यहां मास M1 है, इसके साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1 दूरी का, राइट? और इसके ठीक नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई है जो K2 है, और उस स्प्रिंग के साथ भी एक मास सिस्टम कनेक्ट है जिसका नाम है M2। M2 पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है X2, लेकिन मजेदार बात, इस बार फोर्स M1 पर लगाया है। फोर्स किस पर लगाया? M1 पर। चलो बनाओ इसको। लिख लिया सभी ने? सबसे फर्स्ट, हाउ मेनी डिस्प्लेसमेंट? नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो x1 x2 ऊपर बनाओ, नीचे एक एक्स्ट्रा नोड लो, रेफरेंस नोड। और देखो K1 किसके किसके बीच में कनेक्ट है, अपन कर सकते हैं x1 के बीच में और रेफरेंस के बीच में। ऐसे ही डैम्पर किसके किसके बीच में है? x1 और रेफरेंस। मैंने बताया था मास किसके किसके बीच में कनेक्ट होता है स्टूडेंट्स? मास हमेशा मेन नोड, कौन सा मेन नोड? x1 और रेफरेंस के साथ। और अगर फोर्स देखें तो फोर्स x1 नोड पर अंदर आ रहा होगा, ठीक है? इसके अलावा x1 और x2 के बीच में कौन सा? K2। मास फिर लगा है, तो ये मास एलिमेंट किसके साथ? x2 और रेफरेंस। हिंट काफी है, पहले बनाओ जल्दी, और कॉपी स्क्रीन पर रखना जैसे ही बन जाए। डायग्राम बस बन गया हो, स्टूडेंट्स को दिखा दीजिए, या चलो लिख लो, इक्वेशन भी लिख लो, कोई इशू नहीं। वेरी गुड सौरभ, करेक्ट। ना 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 ना, गलत है, शायद गलत है, एक मिनट। ठीक है, देख लिया। ठीक है सौरभ, करो, ट्राई करो, मांगे। और कोई?
अदिति कॉपी रखो आगे कैमरे पर। पिंकी करेक्ट। लेकिन ये दो एलिमेंट कैसे लास्ट में लगा रहे हो आप लोग, मैं समझ नहीं पा रहा। दिखाना एक बार कॉपी वापस, कॉपी आगे करो। अच्छा ये मास लगा है एंड दिस लगा है, मास किसके किसके, ठीक है ठीक है ठीक है। फोर्स नोड x2 पर लगा है स्टूडेंट, x1 पर लगा है फोर्स। फोर्स शुड बी, सॉरी, फोर्स किस पर लगा है, x1 नोड। निधि करेक्ट है, एक चीज वो फिर वही गलत है, हाँ बाकी सब सही है, यही गलत है, यही गलत है। दिस शुड बी कनेक्टेड बिटवीन x1 एंड ग्राउंड, x1 एंड ग्राउंड फोर्स, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। वही कॉमन मिस्टेक सबकी हो रही। हाँ ज्ञान प्रभा, श्रुति हाँ कॉपी दिखाइए। पिंकी करेक्ट 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 करेक्ट। एक मिनट एक मिनट, पहले कौन सा बनाया था आपने, यही बनाया था? अच्छा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ श्रुति कॉपी, श्रुति कॉपी दिखानी है आपको, हाँ करेक्ट करेक्ट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और अनीता सही है, अनीता बाद, हाँ ठीक है। एक मिनट अदिति रोक कर रखो, रोक के कॉपी, 1 2 3, हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है करेक्ट। राज रानी, अदिति करेक्ट है, हटा लीजिए, ठीक है। अनीता करेक्ट, संजय करेक्ट, राज रानी लास्ट में आपने, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, वो आपने काटा है, ठीक है ठीक है, राज रानी हो गया, संजय सही है, फाइन। चलो सभी का सही है। देखो स्टूडेंट्स मैंने ये मेथड क्यों निकाला है, इस मेथड को निकालने की वजह क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्चुअली में मेथड क्या होता है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचो, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओ, उसमें गलतियां हो सकती हैं, राइट, इसलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बड़ा की जगह, सॉरी नोडल डायग्राम आसान होता है। देखो दो नोड हो गए अपने पास, x1 और x2, और नीचे एक रेफरेंस नोड हो गया, फाइन संजय। अब देखो k1 किसके किसके बीच में लगेगा, k1 लगेगा x1 और रेफरेंस के बीच में, फिर d1 किसके किसके बीच में है, x1 और रेफरेंस, फिर मास m1 भी x1 और रेफरेंस, और फोर्स भी लगा है, तो एक फोर्स भी दिखा दीजिए, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन नोड की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद K2 किसके किसके बीच में है, x1 और x2 के बीच में, और m2 लगा है। देखो स्टूडेंट्स ये वाला मास हो चुका, फोर्स हो चुका, K2 हो चुका, ये वाला मास बचा, इस मास को भी लगा दो, तो मास m2, मास m2, ठीक है, और m2 हमेशा डिस्टेंस x2 और रेफरेंस, तो x2 और रेफरेंस के बीच में, मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए।
कोई इश्यू इसमें किसी को? सौरभ दिखाओ कॉपी, इक्वेशन केसीएल क्या लगाया नोडल में? संजय, अदिति, पिंकी, श्रुति, ज्ञान प्रभा, लिखिए इक्वेशन, लिखिए केसीएल नोडल। जिसकी भी इक्वेशन आ जाए रेज योर हैंड। तो थोड़ा पास रखिए कॉपी। वेरी गुड, करेक्ट, करेक्ट ओनली। ठीक है, ठीक है। वन टाइम में बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। अनीता करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख गया, करेक्ट ओनली। और किसी ने किया? निधि करेक्ट, 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 सही है। निधि करेक्ट है, हटा सकते हैं कॉपी। श्रुति कॉपी, और आगे, और आगे, ठीक है, करेक्ट। ज्ञान प्रभा करेक्ट, गुड, ठीक है, करेक्ट है, सभी का सही है। हाँ करेक्ट, पिंकी करेक्ट, ठीक है, सबका सही है। चलो आ जाओ वापस। देखो इसमें अब जो अपने को सीखना है उसको सीखते हैं। पहले एक मिनट, इस डायग्राम को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। इसका डुप्लीकेट ले चलते हैं नीचे, यहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी। हाँ अब देखो, इक्वेशन लिखते समय राजरानी आपने कॉपी नहीं दिखाई। राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। देखो कॉन्फिडेंस पीक पर होता है अगर लिख रखा हो। राइट, मैं कॉपी मांगी नहीं कि लो सर। ओके देखिए, दिस 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 कितने फोर्स हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 फोर्सेस का मतलब यहां पर आप क्या लिख सकते हो? देखो ये वाला फोर्स अंदर आ रहा है और ये सारे फोर्स बाहर मान लो, कोई दिक्कत? तो F बराबर FD1, नहीं तो माइनस F लिख दूं, बात एक ही है, ठीक है। FD1 प्लस F FM1 प्लस FK2। देखिए फोर्स का मान डैम्पर के लिए D1 d/dt, डैम्पर किसके किसके बीच में लगा है? x1 और 0 के बीच में। तो आपने डिस्टेंस लिखी x1 माइनस 0 प्लस Fk का मतलब K1 इंटू x1 माइनस 0, M1 का मतलब M1 d2/dt स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? x1 माइनस 0, वेरी गुड, प्लस Fk2 का मतलब K2 इंटू, देखो देखो सभी लोग, x1 से x2 घटाएं या x2 से x1? इस नोड पर जब चलेंगे तो x1 से x2, हायर माइनस लोअर, तो इसलिए K2 x1 माइनस x2, राइट। अगला यहां लगा लो, तो दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, तो अप्लाई KCL एट नोड 2।
अप्लाई नोडल एट नोड 2। अगर नोड सेकंड पर लगाएं तो एफ के टू बराबर सॉरी एफ के टू प्लस एफ एम टू बराबर 0। के टू का मतलब के टू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम टू का मतलब एम टू डी टू एक्स टू माइनस 0 बटे डी टी स्क्वायर। एक बार चेक कर लो कहीं कोई इश्यू हो किसी को। m2 के साथ x2 माइनस 0 चलेगा और यहां वाला फोर्स k2 इंटू x2 माइनस एक्स, राइट। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को इश्यू था। क्लियर है ना सबको पहला पार्ट? चलो अब जिसके लिए सारी कहानियां की हैं स्टूडेंट्स उसमें आ जाते हैं। लिखें। राइट। मुझे सबसे पहले कोई स्टूडेंट्स ये एडवाइस करो, राइट, फोर्स बराबर सेकेंड ऑर्डर टर्म कौन सी है? ये वाली। तो अगर मैं सर्किट पर इक्वेशन बनाना चाहूं तो F बराबर, अपने पास एक इक्वेशन FM का मतलब आया था M1 D2 x1 बाई डी टी स्क्वायर, फिर प्लस आया था M1 के बाद K1 x1 प्लस D1 dx1 बाई डी टी प्लस K2 x1 माइनस x2। ये इक्वेशन आई थी, जरा देखो नोड 1 पर, ठीक है। आया था यही। हाँ एनालॉजी में बदलो जरा इसको, इसको बदलो। अगर मैं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में जाऊं, और सेकंड इक्वेशन क्या आई थी? सेकंड इक्वेशन आई थी ये दोनों फोर्स बराबर 0, तो 0 बराबर m2 क्या था d2x2, m2 d2x2 बाई डी टी स्क्वायर प्लस k2x2 माइनस x1। ये दो इक्वेशन आई थी, इन दोनों में किसी को डाउट? देखो कमाल होने वाला है स्टूडेंट्स, आरएलसी में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, दिमाग लगाओ। हाँ अगर मैं आपसे कहूं, सभी का हाथ कीबोर्ड पर रहे, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी बनानी है अपने को, फोर्स से वोल्टेज, करंट भी बना देंगे, बना देंगे, मत चिंता करो, पहले वोल्टेज बनाओ। बोलो फोर्स किस में कन्वर्ट होगा? वोल्टेज सोर्स, यस। तो क्या अपन यहां वी लिख दे, कोई दिक्कत? मास को किस में रिप्लेस करते बिना देखे बताओ, एल या सी? अरे आप लोग लिखो नहीं, बस बोलते जाओ स्टूडेंट्स, मैं जो समझ में आने तक। श्रुति क्या लिख रहे हो, आई से? अच्छा स्मॉल और कैपिटल का फर्क हो रहा है, ओके ठीक है ठीक है। मैक्सिमम ने आई दिया, किसी ने सी तो नहीं लिखा? नहीं, वेरी गुड, करेक्ट ओनली। इसका मतलब M1 की जगह अपन लिख सकते हैं L1, शायद यही आप लोग बोल रहे थे, और D2 वहां x था, क्या था? x। यहां बताओ x की जगह क्या आता है? चार्ज q, तो d2q1 बाई डी टी स्क्वायर, सही है। स्प्रिंग K1 को याद करो, K प्रतिरोध से रिप्लेस हो जाता था यहां, R या 1/R? एक मिनट मैं R किसको बोल गया?
dx बाई dt होता था ना वेलोसिटी, डैम्पर होता था r स्टूडेंट, सॉरी डैम्पर r होता था, राइट। अभी अपने को k1 x1 लिखना था, तो k1 x1 की जगह तो x1 का मतलब q1 हो गया, और k1 का मतलब 1/c था क्या, जरा चेक करो। k1 का मतलब 1/c1, राइट। गुड सौरभ, करेक्ट, करेक्ट ओनली, अनीता करेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैं बाय मिस्टेक बोल गया, सॉरी, k1 x1 पहले अपने को लिखना था। तो k1 का मतलब, बोलो आप लोग, क्या k1 का मतलब 1/c1 आ गया, और यहां x1 का मतलब q1। हाँ, अब बोलो डैम्पर का मतलब, अब r आएगा, तो लिख सकते हैं r, r1 dx1/dt का मतलब dq1/dt प्लस k2 का मतलब 1/c2, x1 का मतलब q1 माइनस q2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सही है, राइट, करेक्ट, सभी का सही है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन बताओ जरा मुझे एक बार, समझ नहीं पा रहा मैं। दूसरी इक्वेशन को अगर लिखें तो 0 बराबर m2 का मतलब L2 d2q2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस k2 का मतलब 1/c2 और x2 का मतलब q2 माइनस q1। अब देखो जरा स्टूडेंट्स, बनाना क्या है, आरएलसी सर्किट, फोर्स से वोल्टेज एनालॉजी, और वोल्टेज का मतलब आरएलसी, ठीक है। आप मुझे बताइए, समीकरण बनाते समय क्या मैंने माना था I बराबर dq/dt, और कोई आपको बोले आवेश प्रवाह की दर, सॉरी धारा का एक बार अवकलन, तो क्या कह सकते हैं d2q/dt स्क्वायर, बोलो। तो इसका मतलब यस, पहली वाली इक्वेशन क्या हो गई, वोल्टेज बराबर L1, d2 को लिखो di1/dt प्लस 1/c1। देखो q को क्या लिख सकते हैं, q को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। कोई समस्या? देखो ना स्टूडेंट्स, डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी आ गया, दोनों पक्षों में इंटीग्रल ले लो, तो इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बराबर इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, और इसी को कहते हैं क्यू बराबर इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। तो यहां बताओ क्या लिख दें Q1 की जगह, चल लिख दें इंटीग्रल ऑफ I1 डी टी, फिर प्लस R1 का मतलब R1 ही रहेगा, और dq1/dt का मतलब I1 प्लस 1/c2 इंटीग्रल ऑफ I1 माइनस I2 इंटू dt। एक बार चेक करो मेरी इक्वेशन सही है गलत है, क्लियर। अपन कुछ नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, I बराबर dq/dt होता है, डबल डिफरेंस, सॉरी एक बार डिफरेंशिएट कर दो करंट को, तो d2q/dt स्क्वायर, और dq बराबर आई डी टी, समाकलन कर दो दोनों पक्षों में, तो q बराबर इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, राइट। तो ये वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन की। इसके बाद सेकंड वाले को बनाओ, 0 बराबर m2 को L2 कर दो, फिर di2/dt स्क्वायर मतलब dt प्लस 1/c2 इंटीग्रल ऑफ q2 को छोड़ो I2 माइनस I1 इंटू dt। ये दो समीकरण आपके बन गए। आप कहो तो इनकी समीकरण से सीधे फिगर बना दो। फिगर का आप लोग को हिंट लग रहा है क्या? अदिति क्या आइडिया लग रहा है? सिंगल सिंगल कहां है, देखो एलिमेंट L C, मतलब L1 और C1 श्रेणी में है,
R1 श्रेणी में है, बट क्या ये ब्रांच मैस एनालिसिस की मिडिल ब्रांच है? इस तरफ से चलो तो I1 माइनस I2, उस तरफ से चलो तो I2 माइनस I1। कुछ हिंट लगना चाहिए इससे। दूसरा, यहाँ I2 माइनस I1 और यहाँ केवल L2। बताओ फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, सीरीज मॉडल पैरेलल मॉडल? सीरीज। तो सबसे पहले आंख बंद करके बोलो बोलो बोलो, एक वोल्टेज सोर्स, सॉरी एक वोल्टेज सोर्स V ऑफ t, और वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में क्या क्या होना चाहिए? देखो वोल्टेज सोर्स ओवर L1 ओवर, तो एक कॉइल व्हील बना दो, दिस इज L1। फिर एक कैपेसिटर ओवर, तो कैपेसिटर के लिए C1 सीरीज में लगा दो, फिर R1 लगा दो, ये भी सीरीज में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? पिंकी देखिए I1 केवल, यहाँ केवल I1, कैपेसिटर में I1, इंडक्टर में सॉरी वन टाइम डिफरेंशियल ऑफ I1, तो ये तीनों कंप्लीट हो गए। लेकिन क्या इस कैपेसिटर को हमें सीरीज में लगाना चाहिए या पैरेलल? इसको मजबूरी है संट में लगाना, राइट? दिस इज कॉल्ड C2। अब देखो C2 लगाने से क्या हुआ, एक अगली इक्वेशन जो बन रही है, क्या वो भी सेटिस्फाई हो गई? जैसे यहां पर L2 तो सेपरेट है स्टूडेंट्स, जिसमें I2 करंट है केवल, लेकिन जब C2 को लिखते हैं तो I2 माइनस I1, तो इसका मतलब यहां आप बोल सकते हैं L2 बना लो। दिस इज L2। इस करंट को I1 मान लीजिए और इस करंट को I2 मान लीजिए। अब बताओ स्टूडेंट कौन सी इक्वेशन छूट गई? बोलो। एक बार चेक कर लो आराम से। जिनका आ गया ना फोर्स वोल्टेज, और थोड़ा दिमाग लगाओ फोर्स करंट एनालॉजी में। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, वही सेम एनालिसिस है जो टेबल बनाई थी ना आपके पास कॉपी में, उस टेबल से बदलते जाओ। करूं स्टार्ट? पिंकी वेट 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 वेट, राइट, बहुत बढ़िया, गुड। अगली इक्वेशन एक ही बनाई क्या आपने? दो थी ना इक्वेशन? अदिति कहाँ है आंसर? राजरानी 2-3 बार नींद ले चुकी हो, अब जग जाओ। नहीं ले रही? अरे ज्ञान प्रभा कहाँ है कॉपी? निधि, श्रुति, संजय, निधि कॉपी दिखाओ, कॉपी। देखो कैमरा ऑन कर दिया है बस। ममता, आदित्य आप कॉपी दिखाइए जहां तक भी हो पाया है। वेरी गुड पिंकी, करेक्ट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, नोडल डायग्राम पर नोड वोल्टेज का कैसे सर्किट बन सकता है करंट सोर्स के साथ? थोड़ा मन में लाओ, सोचो, थिंक करो एक बार।
चलिए, आदित्य को कॉपी दिखाई है अभी तक नहीं आपने? चलो रहने दो। संजय गुड। हाँ जी, ज्ञान प्रभा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड भी बनाइए, एक इक्वेशन बनाइए आपने। सेकंड सेकंड सेकंड, और माइनस भी करके दिखाइए किससे कौन सा घट रहा है। ठीक है आदित्य, ठीक है, गुड, करेक्ट, राइट, सही कर रहे हैं। देखो सुनो, ये दो इक्वेशन आई थी अपने पास, तो अगर अपन, कौन सी एनालॉजी बोल रहा था मैं, फोर्स टू करंट, अगर अपन फोर्स टू करंट एनालॉजी में जाएं, ठीक है, अगर मैं फोर्स टू करंट एनालॉजी में जाऊं, तो फोर्स से करंट जाते समय फोर्स को किस में बदल दें, करंट सोर्स, इसको ब्लू कलर से लिखो, आई बराबर m1 का मतलब यहां c1 हो जाएगा, d2 x की जगह फाई आ जाता है, तो d2 फाई वन बटे dt स्क्वायर प्लस k1 तो 1/L1 फाई वन x1 प्लस d1 का मतलब 1/R1 d फाई वन बाई dt प्लस k2 को 1/L2 लिख दूं, और ब्रैकेट में फाई वन माइनस फाई टू। बोलो कोई दिक्कत? अगली इक्वेशन क्या आई थी, जीरो बराबर m2 का मतलब c2 d2 फाई टू अपॉन dt स्क्वायर प्लस k2 का मतलब 1/L2 और x2 का मतलब फाई टू माइनस फाई वन। ये बताओ इसमें किसी को दिक्कत? पिंकी करेक्ट है ये? अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है क्या, राजरानी करेक्ट है ना यहां तक? जी, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर वी कैन राइट v बराबर डी फाई बाई डी टी, या dv बाई डी टी निकालें अगर, तो d2 फाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये दो डाटा काम के अपने, वन दिस सेकंड दिस, और दोनों डाटा को अगर पुट कर दें तो काम बन सकता है। क्या क्या देखो, पहली इक्वेशन देखो जरा, i बराबर c1 dv1 अपॉन dt, समझे नहीं समझे? देखो d2 फाई वन बाई डी टी स्क्वायर को डी वोल्टेज भी तो लिख सकते हैं, dv1 बाई dt, राइट, प्लस, वेरी गुड, प्लस v1 बाई r1 प्लस वन अपॉन L1 इंटीग्रल ऑफ v dt। वेरी गुड वेरी गुड पिंकी, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। वन अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट, ऐसे ही करो, एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन होना चाहिए सही। वन अपॉन L1 इंटीग्रल ऑफ v dt, फिर क्या हो सकता है, प्लस वन अपॉन L2 इंटीग्रल ऑफ v1 माइनस v2 इंटू डी टी। तो मैं प्रूफ करके समझाता जाऊं, देखो आई को, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ गया, हाँ यही, आई बराबर c1 d2 फाई को क्या हम लोग वो dv बाई dt भी लिख सकते हैं, तो लिख दिया, वन अपॉन L1 फाई वन का मतलब वन अपॉन L1 इंटीग्रल ऑफ v dt। देखो यहां से v इंटू डी टी बराबर डी फाई, इंटीग्रल कर दो बोथ साइड, तो इंटीग्रल v dt बराबर फाई आ जाता है। इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ v dt को फाई बोल सकते हैं आप, तो आपने बदल दिए तो ये दोनों, और इसका फायदा क्या हो रहा है आपको,
सेकंड इक्वेशन पहले लिख दो, 0 बराबर C2 dV2 अपॉन dt प्लस 1 अपॉन L2 इंटीग्रल ऑफ V2 माइनस V1 dt। बोलो यहां तक कोई इशू किसी को? ये स्टेप समझ जाते हो आप लोग? ये जो मैं लगाता हूं बीच में, मुझे केवल इसी की दिक्कत है, राइट? और इसके बाद इंटीग्रल V dt को d फाई, तो इसमें बदल गया। अब बताओ कितने नोड आए? टोटल 2 नोड। अरे V1 V2 वाले 2 नोड और एक रेफरेंस आ गया तो आंसर आ जाएगा। देखो आई नाम का तो एक करंट सोर्स लगा दो सबसे पहले, राइट? मेन नोड और रेफरेंस नोड के बीच में। फिर पहला एलिमेंट सब लोग मास लगाते थे, इंडक्टर लगाते थे, यहां कैपेसिटर लग जाएगा, ठीक? फिर अगला क्या प्रतिरोध भी लगा है तो लगा दो। फिर प्रतिरोध के बाद मैं आपको क्लियर कर दूं, क्या अपनी ये टर्म हो चुकी है क्या? ये दोनों टर्म हो चुकी है। इसके बाद ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब बचा ये, तो इसका मतलब L2 कहीं नहीं, एक L1 रह गया ना? हाँ लगा देता हूं उसको। अब इसके बाद लास्ट बचा 1 अपॉन L2, तो इस नोड से L2, ये वाला नोड X1 है और ये वाला नोड X2। अब बताओ क्या यहां X2 के साथ C2 नहीं लग जाएगा? क्या लिख दो? कहां पर पिंकी I1? कहां हो गया I1? कुछ गलत लिख दिया क्या? अच्छा L1, हाँ L1 ठीक है। दिस इज L1। अब कोई दिक्कत? क्या स्टूडेंट्स यहां पर 2 नोड इक्वेशन लगा दो, यहां इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो और एक्चुअल KCL लगा दो, तो मजा नहीं आ जाएगा? तब भी आंसर सेम आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट फोर्स वोल्टेज फोर्स करंट एनालॉजी। मैंने मिक्स कर दिया है क्वेश्चन। मिक्स करने से कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आप बताओ स्टूडेंट, ये डायग्राम सॉरी ये मेथड काम का है या नहीं? ये भी अच्छा मेथड है। कौन सा? नोडल डायग्राम। इससे आपको कभी डर लगा कि x1 से x2 को घटाना है कि x2 से x1? जहां जिस नोट से चल रहा है उससे दूसरे नोट को घटाना है, ठीक है? चलो इस पर कल नेक्स्ट में एक लास्ट वो दे दूंगा ओवरव्यू, राइट? कल खत्म हो जाएगा ये, हाफ एन आवर का है केवल, कल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।